कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आज आप लोगों को डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर सेकेंड शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में क्लास थर्ड लेकर आई हूँ। अगर आपने क्लास फर्स्ट और सेकेंड नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आई हूँ जो आपके पेपर में हमेशा आते हैं और हमेशा और आएंगे। अगर आपको 50 में 50 नंबर लेकर आना है तो आप सभी क्लास को देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज सबसे पहले देख लेते हैं हमें क्या पढ़ना है। तो हमें क्या पढ़ना है, शिक्षण के सिद्धांत पढ़ना है। हमने क्लास फर्स्ट यानी शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य पढ़ लिया है, क्लास सेकेंड में संप्रेषण पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे शिक्षण के सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं कि शिक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं। तो शिक्षण के सिद्धांत से अभिप्राय है कि किसी भी विषय क्षेत्र या विषय प्रक्रिया में सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा निश्चित क्रम में विचारों को इस प्रकार से आयोजित किया जाए कि वह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से सभी के समक्ष प्रदर्शित की जा सके। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि किसी भी बच्चे को पढ़ाते समय या स्कूल में पढ़ाते समय, शिक्षण करते समय किसी भी विषय क्षेत्र या विषय की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित, सुसंगठित और एक निश्चित क्रम में इस तरीके से उनके विचारों को व्यक्त करना चाहिए कि क्लास में बैठे हर एक बच्चे को अच्छी तरीके से स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। यानी कि एक टीचर को इस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि क्लास में बैठे हर एक बच्चे को अच्छी तरीके से समझ में आए। तो शिक्षण कला और विज्ञान दोनों हैं, ये तो आपको पता है। शिक्षण क्या होता है, एक कला भी है और एक विज्ञान, दोनों होती है। अब अगला प्रश्न अगर आपसे ये पूछा जाए कि शिक्षण के मूलभूत 14 सिद्धांत बताइए या सिद्धांतों के नाम बताइए। 14 सिद्धांत आपसे एकदम तो नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका 2 नंबर का प्रश्न आता है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि शिक्षण के मूलभूत 14 सिद्धांत क्या होते हैं, या 14 सिद्धांतों में से किसी एक सिद्धांत के बारे में पूछ लिया जाएगा। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो शिक्षण के मूलभूत 14 सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा है प्रेरणा का सिद्धांत, तीसरा है रुचि का सिद्धांत, चौथा है जीवन से संबंधित स्थापना का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, आठवां है व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत, नवा है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, 10वां है विभाजन का सिद्धांत, 11वां है आवृत्ति का सिद्धांत और 12वां है निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत, 13वां है पाठ्य सामग्री के चयन का सिद्धांत, 14 है मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत। तो ये सभी आपके शिक्षण के मूलभूत 14 सिद्धांत हैं जो आपको पढ़ने हैं। और इन 14 सिद्धांतों में से मैं सिर्फ उन्हीं सिद्धांत को लेकर आई हूँ जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, हमेशा पेपर में आते हैं। सिर्फ उन्हीं को लेकर आई हूँ। और मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि आपका पेपर बहुत नज़दीक है। अब ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, एक स्मार्ट तरीके से स्टडी करना आपको चाहिए इस टाइम, और स्मार्ट तरीके से स्टडी करिए। तो चलिए देखिए, क्रियाशीलता का सिद्धांत, ये आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है। देखिए क्या होता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता के सिद्धांत में देखिए, बालक स्वभाव से ही क्रियाशील होता है, वह स्वयं कुछ ना कुछ करते रहना चाहता है। शिक्षक का कर्तव्य है कि वह बालक को जो भी ज्ञान प्रदान करे क्रियाशील के आधार पर दे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया कि बालक क्या होता है, बालक स्वभाव से यानी जन्म से ही वो एक क्रियाशील होता है। ठीक है, वह स्वयं कुछ ना कुछ करते रहना चाहता है। यानी आपने छोटे छोटे बालक को देखा होगा, कुछ ना कुछ वो करते ही रहते हैं। ठीक है, उनकी आदत होती है, उनका स्वभाव ही होता है क्रियाशीलता का। ठीक है, शिक्षक का कर्तव्य है कि वह बालक को जो भी ज्ञान प्रदान करे क्रियाशील के आधार पर दे। ऐसा नहीं कि एक आपके स्कूल में आप एक छोटा बच्चा आया तो आप उससे आप जीवनी पूछने लगे या इस तरीके से, नहीं। छोटे बच्चे को आप क्या करते हैं, पहले क्या होता है, प्ले ग्रुप होता है। आप वहाँ पे बच्चों को खेल खेल के माध्यम से सिखाते हैं। ठीक है, क्रिया करके के माध्यम से सिखाते हैं, खेल विधि के माध्यम से सिखाते हैं, इस तरीके से सिखाते हैं तो बच्चे अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, देखिए आप कविता सुनाते हैं। ठीक है, कविताएं पढ़ पढ़ के सुनाते हैं बच्चों को, खूब गा गा कर सुनाते हैं तो बच्चे अच्छे से सीखते हैं। गिनतियों को खूब गा गा कर सुनाते हैं तो बच्चे अच्छे से सीख जाते हैं। यानी खेल खेल के माध्यम से, ये क्रिया के माध्यम से सिखाना चाहिए, यानी करके सीखने पर बल ज़्यादा देना चाहिए। तो शिक्षक का एक कर्तव्य होता है कि बालक को जो भी ज्ञान प्रदान करे वो किसके आधार पर करे, क्रियाशील के आधार पर करे। अब देखिए फ्रॉबल ने क्या कहा है कि फ्रॉबल भी क्रिया द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के पक्ष में थे। उनकी किंडरगार्टन प्रणाली में क्रियाशील को विशेष स्थान दिया गया है। मॉन्टेसरी, डाल्टन और बेसिक शिक्षा आदि शिक्षण प्रणाली क्रियाशील के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर कहा गया है फ्रॉबल। फ्रॉबल कौन थे, सबसे पहले तो ये जाने, जो फ्रॉबल थे ये हमारे जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने किंडरगार्टन प्रणाली का
इन्होंने स्थापना की थी। इन्होंने किंडरगार्टन प्रणाली का मतलब होता है, जो एक जर्मन भाषा का शब्द था किंडरगार्टन, इसका मतलब होता है कि बालकों का बगीचा। ठीक है, किंडरगार्टन का अर्थ होता है बालकों का बगीचा। फ्रॉबेल ने क्या किया था? फ्रॉबेल ने भी क्रिया द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के, ये भी क्रिया द्वारा शिक्षा यानी कर के सीखने के पक्ष में ये थे कि बच्चों को कर के सीखने या खेल के माध्यम से सिखाया जाए। ये भी इस पर बल देते थे, ये भी इसी के पक्ष में थे। उनकी किंडरगार्टन प्रणाली में क्रियाशील को विशेष स्थान दिया गया है, यानी कर के सीखने पर सबसे ज़्यादा स्थान दिया गया है। इनके साथ साथ हमारी मारिया मॉन्टेसरी थी, डाल्टन थे, और बेसिक शिक्षा आदि शिक्षा प्रणाली भी क्रियाशील के सिद्धांत पर आधारित थी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्रियाशीलता का सिद्धांत किसे कहते हैं, यानी कर के सीखने पर जो भी आप कर के सीखना या खेल विधि के द्वारा सीखना जो होता है वो क्रियाशीलता का सिद्धांत होता है। बच्चों को कर के सीखने पर ज़्यादा बल दिया जाता है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेरणा या अभिप्रेरणा का सिद्धांत। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रेरणा क्या होता है। प्रेरणा का मतलब होता है जैसे मोटिवेशन करना, मोटिवेट करना बच्चों को। ठीक है, प्रेरणा या अभिप्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेट करना। आप यानी कि हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि बच्चों को पढ़ने के लिए तैयार करने के लिए जो भी रास्ता दिखाया जाता है, जो भी सही मार्ग दिखाया जाता है, उसे ही हम प्रेरणा या अभिप्रेरणा कहते हैं। जैसे कि आप स्कूल में जाते हैं तो क्या होता है, मैम कहती हैं आप पढ़ लिख जाओगे तो डॉक्टर बन जाओगे, आप बहुत अच्छे, आप किसी भी लाइन में आप जैसे आप उनको समझाते हैं आप डॉक्टर बनोगे, अच्छे से टीचर बन जाओगे हो, तो बच्चे जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू कर देते हैं, यानी आप उनको एक मोटिवेट करते हैं। या आप इस तरीके से कहते थे, देखो मान लो दो बच्चे होते हैं तो दो बच्चों में आपने एक दूसरे को कंपेयर करते, देखो रवि कितना तेज है, तुमसे कितना जल्दी काम कर रहा है, कितने अच्छे से पढ़ा, तो वो जो दूसरा बच्चा होगा वो उसको देखकर और तेजी से मैं भी करके दिखाऊंगा, इस तरीके से वो भी शुरू कर देता है। तो क्या होता है, यानी किसी भी काम के लिए तैयार करने के लिए एक सही रास्ता दिखाना ही मोटिवेशन या प्रेरणा होता है। तो अब देख लें यहाँ इसमें क्या बताया गया है कि प्रेरणा या अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या होता है। प्रेरणा के द्वारा बच्चों में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। रुचि का मतलब होता है इंटरेस्ट। ठीक है, क्या होता है इंटरेस्ट। प्रेरणा के द्वारा यदि आप बच्चों को जब भी किसी चीज़ के लिए तैयार करेंगे तो उसमें बच्चों के अंदर जो ज्ञान होगा, तो बच्चों में ज्ञान के प्रति क्या होती है, रुचि उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, उसके अंदर बहुत इंटरेस्ट आने लगता है, हाँ हाँ मैं भी ये काम करके दिखाऊंगा, मैं भी ऐसे कर सकता हूँ, मैं भी दो कविताएं सुना सकता हूँ, मैं भी 10 तक गिनती सुना सकता हूँ। इस तरीके से बच्चे मोटिवेट होते हैं। ठीक है, वीडी भाटिया लिखते हैं कि प्रेरणा से बालक में रुचि उत्पन्न होती है, यानी बच्चों में इंटरेस्ट होता है। जब बालक एक बार किसी विषय में रुचि लेने लगता है तो वह उसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है, ठीक है, या करता है, वह उसमें ध्यान मग्न होकर कार्य करता है। इस प्रकार सीखने का कार्य सरल हो जाता है, चाहे वह आगे चलकर कठिन हो। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, जैसे कि जब भी कोई टीचर आती है, जैसे कि आपकी भी जब आप कभी बच्चे थे, स्टूडेंट थे, तो क्या होता था कि जब आपकी क्लास में आपकी कोई एक फेवरेट टीचर रहती थी, जैसे कि किसी की हिंदी की टीचर फेवरेट रहती थी, तो किसी की इंग्लिश की टीचर फेवरेट रहती थी। तो टीचर फेवरेट रहने का मतलब क्या था, ये नहीं कि आप उनकी खूबसूरती पर या उनकी पर्सनालिटी पर जाते थे, नहीं, सिर्फ आप वो आपकी जो फेवरेट होती थी तो वो उनके पढ़ाने के तरीके की वजह से आप उनके फेवरेट, यानी वो आपकी फेवरेट हो जाती थी। ठीक है, एक टीचर आपकी फेवरेट क्यों हो जाती थी, क्योंकि उनके पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता था। कुछ बच्चे इंग्लिश में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, इंग्लिश में रुचि लेने लगते हैं बहुत ज़्यादा, उनकी टीचर इंग्लिश की फेवरेट हो जाती, क्यों, क्योंकि उनको हो सकता है कि जो इंग्लिश की टीचर उनको पढ़ाती है वो उनकी समझ में जाएगी। यानी हर बच्चे के समझने का तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हर बच्चे में कोई ना कोई सब्जेक्ट अलग अलग तरीके से फेवरेट होता है, और वो क्या होता है, सब्जेक्ट में रुचि लेने लगते हैं। ठीक है, और वही सब्जेक्ट में वो बहुत अच्छे से मन लगाकर एकदम पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो उनको उसमें इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो इसे ही हम रुचि कहते हैं। प्रेरणा में बालक में रुचि उत्पन्न होती जब बालक एक बार किसी भी विषय में रुचि लेने लगता है। जैसे आपको हिंदी विषय सबसे ज़्यादा पसंद है तो आप क्या करते हैं, हिंदी विषय को बहुत अच्छे से, बड़ी जल्दी आपको याद हो जाता है, बहुत जल्दी आपको समझ में भी आ जाती है। और जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं या कुछ हमारे डीएलएड के प्रशिक्षु भी होंगे ऐसे, जिनको मान लो गणित नहीं आती है, तो वो क्या करते हैं, उनको गणित समझ में नहीं तो अरे ठीक है इसको मैं बाद में देख लूँगी, पहले मैं उन सब्जेक्ट को देख लूँ जिसमें हाँ मैं अच्छे नंबर ला सकती हूँ, जिनको मैं पढ़ सकती हूँ, जो उनके फेवरेट होते हैं वो उनको उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो वही इसमें कहा गया है कि जब बालक एक बार किसी विषय में रुचि लेने लगता है तो वह उसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है। जैसे आप किसी भी विषय में रुचि लेते हैं, आपको इंटरेस्ट होता है, तो आप उसको ज़्यादा पढ़ते हैं और उसको आप जल्दी उसमें याद भी कर लेते हैं, आप वो जल्दी आपको याद भी हो जाता है विषय।
या करता है वह उसमें ध्यान मग्न होकर कार्य करता है। इस प्रकार सीखने का कार्य सरल हो जाता है, चाहे वह आगे चलकर कठिन हो। यानी कि आज आपको हिंदी पसंद है और आपको बड़ी अच्छी लग रही है, सरल भी है और आप अच्छे से सीख ले रहे हैं। हो सकता है यही हिंदी आगे चलकर कठिन हो जाए, क्योंकि आपके टीचर बदल जाएंगे, हो सकता है उनके पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपके प्रेरणा या अभिप्रेरणा का सिद्धांत होता है। आगे बढ़ते हैं। रुचि का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लीजिएगा एकदम। क्रियाशीलता का सिद्धांत और रुचि का सिद्धांत। चलिए देखते हैं रुचि का सिद्धांत क्या होता है। रुचि के बारे में मैंने भी आपको बताया, सेम वही प्रोसेस है। रुचि का मतलब होता है कि इंटरेस्ट। ठीक है, शिक्षण को स्पष्ट और पठनीय रुचिपूर्ण बनाने के लिए पाठ में एक आदर्श लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। इस निर्धारित लक्ष्य के द्वारा ही आगे बढ़कर पाठ में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। जैसे एक छोटा बच्चा नैतिक शिक्षा की बुक को पढ़ता है तो उसमें कहानियां सुनाई जाती है कि आज मैं आप लोगों को कौवा और लोमड़ी की कहानी सुनाऊंगा, जिसमें कौवे की चोंच में रोटी फंसी होती है और लोमड़ी कहती है कि तुम बहुत अच्छी, तुम्हारी आवाज़ है, बहुत सुरीली आवाज़ है, तुम गाना गाओगे तो मैं तुम्हें तुम गाना गाओगे, तुम्हारी सुरीली, मतलब उसको पानी पे चढ़ा देता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये हुआ। तो ये कहानी तो क्या होता है, उसके आपकी जो नैतिक शिक्षा की जो बच्चों की बुक होती है उसमें देखा होगा, उसमें चित्र भी बना होता है कि कौवा बैठा हुआ है पेड़ पर, रोटी का टुकड़ा उसकी चोंच में है और लोमड़ी ऊपर सर उठाए उसे देख रही है। ठीक है, तो इस तरीके तो बच्चे बड़ा इंटरेस्ट लेने लगते हैं कि हाँ हाँ यही कहानी होगी, कौवा चोंच, तो मैम सुनाने लगती हैं। तो वो क्या होता है, उसमें रुचि उत्पन्न हो, यानी कि एक उद्देश्य यहाँ पे दिखाते हैं कि बच्चों को चालाक नहीं होना चाहिए। देखो लोमड़ी कैसे चालाक होती है। ठीक है, इस तरीके से तो ये एक जो है लक्ष्य जो है, ये एक आदर्श लक्ष्य निर्धारित करके बच्चों को सिखाया जाता है। तो इस एक उद्देश्य के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है, तो उसमें बच्चे बड़ा इंटरेस्ट लेते दिखते हैं। छोटे बच्चे नैतिक शिक्षा की बुक में बहुत इंटरेस्ट लेने लगते हैं। तो यही इसमें बताया है कि शिक्षक को स्पष्ट, पठनीय या रुचिपूर्ण बनाने के लिए पाठ में एक आदर्श लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। इस निर्धारित लक्ष्य के द्वारा ही आगे बढ़कर पाठ में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, अब अगला है चयन का सिद्धांत। ठीक है, चयन का सिद्धांत क्या होता है। चयन का मतलब क्या होता है, चयन मतलब होता है जैसे कि चुनना। ठीक है, चयन का मतलब क्या होता है, चुनना। ठीक है, ये चुनकर अलग अलग करने की क्रिया को हम चयन कहते हैं। ठीक है, तो चयन क्या होता है, चलिए देखिए चयन का सिद्धांत क्या है। शिक्षण का चयन का सिद्धांत हेतु उपयोगी एवं आवश्यक सिद्धांत है। यानी जो पढ़ाने के लिए जो चयन का जो सिद्धांत है वो बहुत उपयोगी और बहुत आवश्यक सिद्धांत है। ठीक है, इसके महत्व को बताते हुए रायबर्न लिखते हैं कि चयन का सिद्धांत अति आवश्यक है, यानी चयन का सिद्धांत बहुत ही जरूरी है। शिक्षक की अच्छे चयन की योग्यता पर उसके कार्य की सफलता बहुत कुछ निर्भर करती है। यानी कि आप जैसे आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने जा रहे हैं तो आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि आज मुझे इतना पढ़ाना है, इतना अच्छी तरीके से समझाना है। तो इस तरीके से जब आप जाते हैं, एक मतलब एक क्या करते हैं, चुन करके आज मुझे ये चीज़ पढ़ानी है, एक एक तरीके से कह सकते हैं कि एक पाठ योजना तैयार कर का निर्माण करके आप जाते हैं, पाठ योजना बनाकर जाते हैं। तो उस तरीके से जब आप पढ़ाते हैं तो वो बहुत ही आसान और सरल हो जाता है आपको पढ़ाना। आगे बढ़ते हैं नियोजन का सिद्धांत। तो नियोजन का मतलब क्या होता है, नियोजन का मतलब होता है जैसे नियुक्त करना या, ठीक है, नियुक्त करना एक तरीके से। जैसे पाठ सामग्री चुनने के बाद, जैसे आपने किसी पाठ सामग्री को चुना, जैसे अभी यहाँ पे चयन का सिद्धांत में क्या होता है, इसलिए होता है चयन का सिद्धांत क्या होता है, जब आप किसी पाठ सामग्री को चुनकर जाते हैं, जैसे कि आप किसी पाठ को चुनकर जाते हैं कि आज मुझे ये पढ़ाना है, और आप उसके बारे में उसकी पाठ योजना तैयार करते हैं कि आज मुझे इतना पढ़ाना है, इसके बारे में ये प्रश्न बताना है और ये होमवर्क देना है, पूरी अच्छी तरीके से पूरी तैयारी करके जाते हैं। तो आपको पढ़ाने में और बच्चों को समझाने में और कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, आप अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं। अब आप पता चला आप तैयारी करके नहीं गए हैं, एक पाठ्य योजना बनाकर नहीं गए हैं, तो आप बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत हो जाती है। अब देखिए नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का सिद्धांत क्या होता है, पाठ सामग्री चुनने के बाद शिक्षक को क्रमबद्ध तरीके से अन्य तत्वों का निर्माण करना चाहिए। यानी एक निश्चित तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से बच्चों को उन और अन्य तत्वों का निर्माण बच्चों के अंदर करना चाहिए, या अन्य तत्वों का निर्माण करना चाहिए। जैसे पाठ योजना का निर्माण सेम जैसे आप चयन का सिद्धांत करते हैं वैसे ही नियोजन का सिद्धांत है। जैसे कि आप पाठ योजना का निर्माण करते हैं, ठीक है, सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं, या उनको गृह कार्य देते हैं, पुनरावृत्ति यानी रिवीजन करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके क्या हो गए, नियोजन का सिद्धांत हो गया। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत क्या होता है, प्रत्येक बालक की आयु के अनुसार उसकी योग्यताएं, रुचियां, अभिवृत्ति अलग अलग होती हैं।
आपको पता है कि हर एक बालक में, यानी हर एक बालक की आयु के अनुसार उसकी योग्यताएं, अब आप पता चला कि बच्चा जो है आपका 12 साल का बच्चा है, आप नर्सरी क्लास में पढ़ा रहे हैं, और जो 4 साल का बच्चा है उसको आप 6 क्लास में भेज रहे हैं, तो क्या वो पढ़ पाएगा? नहीं। वही इसमें बताया गया कि हर एक बालक की आयु यानी उसकी उम्र के अनुसार ही उसकी योग्यताएं, उसकी रुचियां, उसकी अभिवृत्ति अलग अलग होती है। ठीक है। शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नताओं की, एक सेकेंड, हाँ, शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी करके शिक्षण कार्य करना चाहिए, जिससे प्रत्येक स्तर पर छात्र को लाभ हो सके। अब पता चला आप कक्षा 6 का जो बच्चा है उसको नर्सरी में बैठा दिया, और नर्सरी के बच्चे को कक्षा 6 में बैठा दिया, तो क्या बच्चे पढ़ पाएंगे या आप उन्हें समझा पाएंगे? नहीं। तो उसकी आयु के अनुसार उसकी योग्यताएं और रुचियों और अभिवृत्तियों का ध्यान रखकर उसकी आयु के अनुसार उसको शिक्षण कार्य देना चाहिए, उसको पढ़ाना चाहिए। ठीक है, यही इसमें बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है लोकतांत्रिक आचरण या व्यवहार का सिद्धांत। तो लोकतांत्रिक आचरण या व्यवहार का सिद्धांत क्या होता है? तो देखिए, वर्तमान में शिक्षक की भूमिका एक तानाशाही न होकर मित्र, सहयोग और परामर्शदाता की मानी गई है। यानी आपको पता है कि जो आज की शिक्षा है, जो वर्तमान की में जो आज की मतलब जो शिक्षा है, वो कैसी है? बाल केंद्रित शिक्षा है। और जो पहले जो शिक्षा होती थी वो होती थी शिक्षक केंद्रित शिक्षा, यानी शिक्षक के यानी एक टीचर के आधार पर शिक्षा होती थी, यानी टीचर जैसा आपको पढ़ाएगा, जिस तरीके से पढ़ाएगा आपको वैसा पढ़ना है। लेकिन आज क्या है? आज बाल केंद्रित शिक्षा है। आज बालक टीचर को चुनते हैं। जब देखिए आप क्या होता है, ट्रायल पर भेजा जाता है टीचर को, तो उसमें बालक चयन करते हैं कि हाँ, मुझे इस टीचर ने अच्छे से समझाया, मैं इससे पढ़ूंगा। तो आज जो वर्तमान में जो शिक्षा है वो कैसी है? बाल केंद्रित शिक्षा है। तो ये बताया गया कि वर्तमान में शिक्षक की भूमिका एक तानाशाही, यानी एक चले गए बस पढ़ा दिया और मार पीट कर चले आए, इस तरीके से नहीं। पहले टीचर बहुत मारते थे बच्चों को, अब इस तरीके से ऐसा कुछ भी नहीं है। तानाशाही ना को एक मित्र, एक सहयोग, एक परामर्श दाता की मानी गई है। उससे बच्चों की क्षमता, उसकी योग्यता, उसकी रुचि, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार विकास के समान अवसर प्रदान करने चाहिए। ठीक है। फिर क्या कहा गया है? इस प्रकार शिक्षक बालक को अपना शुभ चिंतक मानकर कठिन तत्वों को सीखने का प्रयास करता है। ठीक है। एक बालक जो होता है, इस प्रकार शिक्षक जो होता है वो बालक को अपना क्या करता है? शुभ चिंतक मानकर जो कठिन कठिन तत्वों को सीखने का प्रयास करता है। आगे बढ़ते हैं विभाजन का सिद्धांत। अब विभाजन का सिद्धांत क्या होता है? पाठ प्रस्तुत करने की सरलता एवं सुविधा की दृष्टि से पाठों की छोटी छोटी इकाइयों को विभक्त कर लेना चाहिए। ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है? देखिए, इसको मैं आम भाषा में अपनी तरीके से समझा रही हूँ। इसमें ये कहा गया है, विभाजन मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने किसी भी बुक को पढ़ा, तो सबसे पहले बुक में आप देखते हैं कि आपको आज क्या करते हैं, 1 महीने में मुझे 4 यूनिट पढ़ानी है, फिर अगले महीने में उसके आगे की 4 यूनिट पढ़नी, यानी 1 से लेकर 4 तक, फिर 5 से लेकर 8 तक। इस तरीके से मतलब आपको ये एक डिसाइड करते हैं कि हमें 1 महीने में कितना पढ़ाना है। ठीक है। यानी हर विषय वस्तु का आप विभाजन करते हैं। ठीक है। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैंने क्लास फर्स्ट में पहला लेसन पढ़ाया, क्लास 2 में दूसरा लेसन पढ़ाया, और क्लास 3 में आज तीसरा लेसन पढ़ा रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने 20 से उठा लिया कि आज तीसरा लेसन पढ़ा दे रही हूँ तो कल रट कर आऊँगी तो पहला लेसन पढ़ा दूँ, ऐसा नहीं है। हर टीचर को, हर शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाना चाहिए। वही इसमें बताया गया कि और पाठ पुस्तक को छोटी छोटी इकाइयों में पढ़ाना चाहिए। जैसे मैंने परसों आपको क्लास फर्स्ट पढ़ाया था, तो वो पढ़ाया, कल सेकंड पढ़ाया, आज थर्ड पढ़ाया, तो आपको ऐसे समझ में भी आएगा। यही इसमें बताया गया कि पाठ प्रस्तुत करने की सरलता एवं सुविधा की दृष्टि से पाठों की छोटी छोटी इकाइयों को विभक्त करके कर लेना चाहिए और उनको अच्छे से बच्चों तक प्रदान करना चाहिए या प्रेरित करना चाहिए। आगे देखिए, आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना। ठीक है। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना, या हम कह सकते हैं कि रिवीजन करना। ठीक है। रिवीजन करना, जैसे मैंने आपको आज पढ़ाया, फिर आप इसको अच्छे से समझेंगे और फिर कल इसका रिवीजन कर लेंगे। ठीक है। अब पेपर जब आएगा तब इसका रिवीजन करेंगे और वहां जाकर आप लिख देंगे। तो आवृत्ति का मतलब होता है रिवीजन करना। अभी तक आप पढ़ते आए कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, या एक शिक्षक को कैसे पढ़ाना चाहिए, और अब आप आए हैं रिवीजन कैसे करना चाहिए। तो देखिए, पाठ सामग्री के प्रति बच्चों के मस्तिष्क में स्थायी विचार बनाने के लिए शिक्षक को पाठ पढ़ाने के पश्चात आवृत्ति का अवसर देना चाहिए। यानी कि आज मैंने आपको पढ़ाया, अब इसको आप बंद करके रख देंगे और पेपर में आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि पाठ सामग्री के प्रति बच्चों के दिमाग में इसको बैठा देना। ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसको जब तक आप
2-3 बार नहीं देखेंगे, आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। तो इसको स्थायी विचार बनाने के लिए, यानी एकदम आपके दिमाग में बसा देने के लिए क्या करना चाहिए, शिक्षक को पाठ पढ़ाने के पश्चात आवृत्ति का अवसर भी देना चाहिए, यानी कि रिविजन करने का भी अवसर देना चाहिए, क्योंकि स्थायी विचार ज्ञान प्राप्त करने का ही मुख्य स्रोत है। ठीक है, स्थायी विचार से ही, यानी आपके दिमाग में रहेगा, तभी आप ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। अगला है मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत क्या होता है? शिक्षण में शिक्षकों को मनोवैज्ञानिकता के सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि छात्र वांछित दिशा में अपना कार्य कर सके। प्रत्येक बालक की रुचियों और बौद्धिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम एवं पाठ्य योजना का क्रियान्वयन करना चाहिए। अब इसमें ये कहा गया है कि अगर आप बच्चों की मनोवैज्ञानिकता, यानी कि उसके बौद्धिक स्तर को देखकर, अगर आप उसके मानसिक स्तर को देखकर नहीं आप पाठ्य योजना बनाएंगे तो वे बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, आप जैसे अब कुछ बच्चे होते हैं, जैसे नर्सरी के बच्चे हैं, हम उनको कक्षा 2 की बुक ला कर दे दें और आपको ये पढ़ना है, तो वो नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए उसकी मानसिक योग्यता, उसकी बौद्धिक स्तर को देख कर ही हमें बच्चों की पाठ्य पुस्तक तैयार करनी चाहिए। तो यही इसमें बताया गया है कि मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत क्या होता है। बच्चों के बौद्धिक स्तर, उसके मानसिक स्तर की योग्यता को देख कर ही उसकी पाठ्य पुस्तक का निर्धारण या पाठ्य पुस्तक को या पाठ्य योजना का क्रियान्वयन करना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत मेहनत की है मैंने इस वीडियो में एक एक प्रश्न चुनने में कि कौन कौन से प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं पेपर की दृष्टि से। तो एक कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत की है। और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।